राहुल जी ने जो प्रोग्राम दिया देशव्यापी, उनको तमाम युवा साथियों ने वेलकम किया है। कोई तो उनकी आवाज बुलंद कर रहा है, इसीलिए शुरुआत उन्होंने कोटा से करी है, जहाँ पर IIT और सारे एग्जाम का कोचिंग का हब बना हुआ है। अब कल एक और आत्महत्या हो गई है नवलगढ़ राजस्थान, वो मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी है। ये कितनी आत्महत्याएं हुई होगी देश के अंदर, कोई फिगर तो सरकार देती नहीं है। तो बड़ी गंभीर स्थिति बन गई है कि SSC का भी और जो आपका नीट का भी, जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं और विश्वास समाप्त हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इश्यू बन गया देशव्यापी। और उसी को मैसेज देने के लिए सरकार को एक इस्तीफा मांगा शिक्षा मंत्री का, वो ही नहीं दिला पा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी में तो पहला काम होता है कि पब्लिक ओपिनियन पॉपुलर डिमांड करती है तो उसमें कुछ एक्शन होता है, ये नहीं करते। दुर्भाग्य देश का। तो तमाम तरह के जो इनके कारनामे हैं सरकार के, एनडीए गवर्नमेंट के और बीजेपी के विशेष रूप से, वो यही है कि इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, एजेंसी CBI, ED या इनकम टैक्स हो। इलेक्शन कमीशन तो एजेंट की तरह हो गया है। हम देखा बंगाल में और बिहार में क्या हुआ। तो ये स्थिति जो बनी है, ये धीरे धीरे बहुत खतरनाक बनती जा रही है देश के अंदर, बहुत खतरनाक बनती जा रही है। डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? और ये बात कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत या विपक्षी पार्टियों को समाप्त कर दो, तो बिना प्रतिपक्ष के पक्ष क्या होगा? तो ये बातें सब समझते हुए जानबूझ करके ये स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे कि एक पार्टी के राज चलता रहे, नाम मात्र की डेमोक्रेसी हो। जैसे चाइना के अंदर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, पर वहां भी विपक्ष की पार्टी नाम मात्र की है और इलेक्शन कमीशन भी होगा। तो ये स्थिति देश में नहीं बननी चाहिए। मैं जो बार बार कहता हूँ युवाओं को, छात्रों को, आप राजनीति में आइए, विचारधाराओं को समझिए सब जगह। ये वक्त आ गया है, बहुत संकट की घड़ियां देश के अंदर है। माहौल ऐसा है कि कोई विरोध प्रदर्शन कर दे पानी को लेके। अब जोधपुर में पानी को लेके प्रदर्शन किया तो FIR दर्ज होगी। दवा के अंदर मंत्री का इलाका है, कानून मंत्री का। 144 लग गई पानी को लेके, जो हालात बन गए जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर शहर में 144 लगा दी है, डर के मारे आंदोलन बड़े नहीं हो जाए। बीकानेर में तो बीजेपी वाले खुद गए थे बिजली को लेके मांग करने के लिए, तो जाके वहां एडिशनल SP धमका दिया उनको भी। वहां बहस हो गई, वो कि हम धरना दे देंगे यहाँ पर। तो जिस प्रदेश में स्थिति हो कि अक्रॉस द पार्टी लाइन भी लोग सड़कों पर आने लग गए, बीजेपी तो शासन में है, अगर वो आए होंगे तो क्या बीतरी होगी। मेरे पास तो लोग मिलना आते हैं, वो क्या क्या किस्से गाने बताते हैं पानी को लेके, बिजली को लेके, तरह मची हुई है और सरकार की नींद खुल नहीं रही है। उनको एहसास भी नहीं कि वास्तव में प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अनुभव की कमी है। अनुभव का विकल्प नहीं होता, इसलिए मैं बार बार कहता हूं। और इसलिए परवाह नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा कहते हैं कोई समस्या ही नहीं है। आप स्वीकार तो करो इस समस्या, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ठीक करने की। तब भी जनता के चलो सरकार प्रयास कर रही है। इनकी अप्रोच बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच है, संवेदनहीन लोग है ये लोग, मेरा मानना है। और यही तरीका इन्होंने अपना रखा। बढ़ते बढ़ते देखिए आप, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा ही खारिज कर दिया। कहां जा रहा मुल्क? स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहां वो स्पीकर है, उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया कि ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहां पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि नौबत क्यों बनी, किसके इशारे पे आप ये शुरुआत वहीं से हो रही है देश की। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से, राजस्थान से हो रही है। वो ट्रेन से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को, उनको धमकी दे रहे हो कि आपके तो कई कमी है आपके इंस्टीट्यूशन में और नतीजे भुगतने तैयार हो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में,
तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो ये मामला जो है, कल मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए, वो एक्स किया था कि ये शोभा नहीं देता है स्पीकर को कि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि लोग भय दिमाग में बैठ जाए, पता नहीं क्या होगा हमारी संस्थाओं का। तो ये अच्छी बातें नहीं है। तो ये तो सैकड़ों बातें हैं। कोई खड्डा है लेकर के आंदोलन कर ले तो उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। आप तो राष्ट्रद्रोही हो, देशद्रोही हो, स्टेट द्रोही हो, कुछ भी कह दीजिए आप। तो ये स्थिति मैं पहली बार देख रहा हूँ देश के अंदर, जो कि बहुत नाजुक स्थिति है। ये देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। ऐसे हालात में हम आ गए हैं और उसका गवाह है सोशल मीडिया भी। जो मैं देखता हूं कि अच्छे वहां जो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, बुद्धिजीवी हैं, वो जब आपस में डिस्कशन करते हैं तो पूरा देश उनको सुन रहा है, समझ रहा है ये जो बोल रहे हैं इन बातों में दम है। पर दुर्भाग्य से दबाव में है मेन स्ट्रीम मीडिया, इसलिए इशू नहीं बन पा रही। मेरा आरोप है, चाहे बुरा मानो चाहे कुछ समझो, पर ये स्थिति बनी हुई देश के अंदर। उनको निकलना चाहिए इस दबाव से, जो दबाव सहन कर लिया 12 साल तक। अब वक्त आ गया कि आप निकलो दबाव से, क्योंकि इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये मेरा मानना है। ये तो एक जुमले की तरह हो गया। जिस व्यक्ति ने पानी से 200, उनको पता ही नहीं कि पानी कहाँ से आ रहा है, किस पॉइंट से आ रहा है, कैसे आया होगा। तो 100 चक्कर लगाए होंगे मैंने वहां पे। जैसे मेरे बॉर्डर से लगा के जोधपुर तक के जब वो बन रही थी, कैनाल बन रही थी, तो इनको क्या पता। तो उनको मैं क्या जवाब दूं? वो तो भी उनके जो बॉसेज ने कहा होगा भाई कभी जो माहौल बना रहा राहुल गांधी जी, उसको काउंटर करने के लिए आप चारों में फैल जाओ और झूठे सच्चे आरोप लगाओ। उस कड़ी में मैं मानता हूं उनका स्टेटमेंट, हमारे मंत्री जी का स्टेटमेंट उस कड़ी का पार्ट है। एक साथ जाओ पूरे देश के अंदर और ऐसी फिजा बना दो जिससे कि मतलब ये आंदोलन जो शुरू हो रहा है वो आंदोलन कामयाब नहीं हो। मेरा मानना बना कोई कारण नहीं था कल बोलने का। कल तो कोई प्रोवोकेशन भी नहीं था, अचानक बोल गए वो, और पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग लेते हैं। और मैं कहता हूं आप एक काम गिना दीजिए 12 साल में, ये काम मैंने किया। अगर बड़ा काम हो रहा है तो हो रहा है, एक एलिवेटेड रोड हो रही है, वो मैंने रिक्वेस्ट करी थी मंत्री जी से, गडकरी जी से, कि ये स्टेट गवर्नमेंट बना नहीं पाएगी। हम स्टेट गवर्नमेंट बना रहे थे पर ऐसा एरिया था बन नहीं पाए थे। मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। पर क्योंकि केंद्रीय मंत्री है, जोधपुर के MP है, वही बन रही, तो इनको श्रेय ले तो मुझे एतराज नहीं है। उससे ले जल्दी काम पूरा करवाए। तो एक काम तो बताएगा आपने किया क्या 12 साल के अंदर? कोई जवाब नहीं। तो वो फिर ऐसे जो कटाक्ष करते हैं। मैं बोलता हूं सच्चाई, चाय पीने जब बुलाता हूं या जाने से तैयार हूं कि भाई वो संजीवनी वाले क्या हुआ, गरीबों को पैसा दिलाओ। अब वो जब उनको तकलीफ होती है ऐसी बातों पर, तो फिर वो फाउल खेलने लग जाते मेरे साथ में। ये बात है। सर, कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखा है। किसने? प्रियांक खड़गे, होम मिनिस्टर कर्नाटक का। क्या लिखा? कि आप अपने रिपोर्ट के बारे में जानकारी बताएं, यानी कितनी आपके पास काशी है, क्या शाखा है, क्या इतिहास है आपका, जानकारी मांगी होगी। किसकी मांगी है? RSS। RSS को जवाब देना चाहिए। अगर RSS के जवाब मांगी है, मान लीजिए, तो इतना बड़ा संगठन है, 100 वर्ष पूरे हो गए उनको, और उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस सरकारों का और कांग्रेस का। आज जो RSS यहाँ तक पहुंची है, अगर कांग्रेस का रवैया भी RSS और बीजेपी की तरह होता, अगर इनका अप्रोच वही होती जो आज अप्रोच पूरे मुल्क के साथ में है, तो RSS पनपती नहीं। 2 बार बैन किया इसको गांधी की हत्या पर और बाद में इमरजेंसी पर, वहां बैन हटा दिया, माफी मांग ली थी। माफी तो कई बार मांग चुके हैं पहले भी, तो बैन हटा ही नहीं।
कभी हमारी सरकारें बनी है केंद्र में राज्यों में, तो हमारे ब्लड में नहीं है कि हम कोई टारगेट करें आरएसएस के लोगों को। ये खुद जानते हैं, प्राइवेटली आरएसएस वालों पूछ लीजिए, वो कहेंगे ना बीजेपी राज है, पर काम ज्यादा हमारे कांग्रेस राज में होते थे। आज ये जुमला राजस्थान के अंदर भी है और ये भावना पूरे मुल्क में है। कभी भी कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हो राज्य में हो, व्यक्तिगत रूप से किसी आरएसएस के नेता या कार्यकर्ता और उनके परिवार पे बदले की भावना से काम नहीं किया। और ये उल्टा कर रहे हैं हमारे साथ में देशती, तो इनको क्या बात कर रहे हैं? इनके लिए इनको जवाब देना चाहिए उसका। भाई आपने सारी जगह बिल्डिंग बन रही है पूरे देश के अंदर, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, दिल्ली में बहुत शानदार भवन बना करोड़ों अरबों का, बीजेपी के 800 जगह भवन बन गए हैं, तो आखिर पैसा कहां से आ रहा है इनके पास? चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, तो पैसा आ कहां से रहा है ये तो पता है कम से कम जनता को। आप हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू हम नहीं है क्या? पूरा देश हिंदूवादी है। जो हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी और जैन धर्म है, सब आराम से जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू अपना जीवन व्यतीत करे, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पर ये जानबूझ के प्रोवोक कर रहे हैं अन्य धर्मों के लोगों को, वो उचित नहीं है, इनके हित में भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में न देश हित में है, न भारतीय जनता पार्टी हित में है और न आरएसएस के हित के अंदर है। अगर माहौल तनाव का बनता है, अगर किसी मुल्क में लोग भड़क जाते हैं, तो आप बताइए किसके हित में? किसी के हित में नहीं है। तो ये इनको सोचना चाहिए आप बदलो, अपने आप को बदल दो। जो गलती की उसको भूलो और माफ करो, जो मेरा नारा है, भूल जाओ पहले मैं बातों को। अब आगे से आप कहो भाई हमने अपनी विचारधारा बदल रहे हैं और हम सेकुलरिज्म की जो आपकी संविधान में प्रावधान किया इंदिरा जी के वक्त में, उनको मानेंगे, उस पर चलेंगे। ये उनका बदलाव होना चाहिए। राज्य में 3 बार आप चुनाव जीत गए हो देश से, जिस देश में डेमोक्रेसी है तब जीते आप। और डेमोक्रेसी के लिए तो इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राजीव गांधी जी जान दे दी, पर देश को एक बार अखंड रखा, टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। तो आपको अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए, बीजेपी को अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। अब राज्य में आ गए आप लोग, तो 50 साल तक 60 साल तक विपक्ष में थे, तो कांग्रेस ने आपके साथ वो व्यवहार नहीं किया जो आज आप कांग्रेस वालों के साथ व्यवहार कर रहे हो या विपक्ष के साथ व्यवहार कर रहे हो। बहुत खतरनाक व्यवहार कर रहे हो। ईडी जा रही है, इनकम टैक्स जा रही है, सीबीआई जा रही है, और आपका जो 0.2% है वो आपका कन्विक्शन रेट 0.2%। पार्लियामेंट में जवाब दिया मेरे ख्याल से इन्होंने 0.2%। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस अडोप्ट करते नहीं हो, उसके पहले आप छापे डाल दो, परिवार को तंग करो दिन भर, अटैच कर दो प्रॉपर्टी, केस बना लो, बाद में आप चार्जशीट पेश करो, और आपकी 0.2% भी नहीं है आपकी। सैकड़ों आपने, पता नहीं सैकड़ों हजारों कितने छापे डाल दिए देश के अंदर। और वॉशिंग मशीन इनके पास में। जो नेता करप्ट कहते हो, आप खुद करप्ट कहते हो। प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा अजीत पवार को करप्ट, और 2 दिन बाद में ले लिया, पार्टी में भी वित्त मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। ये तो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पूरा मुल्क देख रहा है, इनको देख रहा है। इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूं कि देश में होगा क्या होगा अगर यही हालात रहे। तो बंगाल के चुनाव में देख लिया, बंगाल की तरह 2.5 लाख लोग भेज दो आप वहां पे, फोर्सेज के, पैरामिलिट्री फोर्स के, और उनके कार्यकर्ता गुंडागिरी करने लग जाए चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में। काउंटिंग में मैंने कभी नहीं सुना है गुंडागिरी होते हुए। पहली बार बंगाल में काउंटिंग करने वाली लड़की थी यंग, और मेरे ख्याल से ममता जी खुद के ऊपर भी बदतमीजी की गई, ये सब खबरें आ रही थी। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। काउंटिंग ऐसी चीज होती है भाई, जीत हार हो गई, अब तो वहां भी आप नहीं चूके, ये स्थिति इन लोग की। तो इसलिए मैं चिंतित हूं कि भाई देश की दिशा में जा रहा है। राहुल गांधी जी लगातार पार्लियामेंट अंदर भी बाहर भी विपक्ष के नेताओं के नाते अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इनके दिलों में है ही नहीं कि भाई विपक्ष भी कुछ चीज होती है। आप चुनाव जीत के आए हो, सरकार बनी है, तो विपक्ष भी चुनाव जीत के आया है और विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। आप क्यों नहीं उनको
आप उनकी बात को समझो, सुनो, मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, पर बातचीत तो करो। कम से कम सुझाव क्या दे रहा विपक्ष आपको, विपरीत पार्टियां क्या बोल रही है, वो तो सब आपने तोड़ दिया। आपने यहां तक कर ली बेईमानी। आपने जो संविधान संशोधन ला रहे थे, एक मांग थी खड़गे साहब की, राहुल जी की, भाई आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लो। मैं 50 साल से देख रहा हूं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मतलब क्या, सबकी सलाह कर लो, करो आप अपनी मर्जी की, सरकार है आपके पास नहीं। वो नहीं बुलाई उन्होंने, और अलग अलग पार्टियों को बुला करके उनको समझाया गया, बातचीत की गई, और भ्रम पैदा दिया कि सब पार्टी साथ में, फिर मुंह की खानी पड़ी पार्लियामेंट के अंदर इनको। ये नौबत क्यों आई? उन्होंने कहा अब चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, तमिलनाडु में, उसके बाद आप मीटिंग पार्लियामेंट सेशन बुला लो। आपने वो भी नहीं बुलाया। तो ये जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है, या जो डेमोक्रेटिक परंपराएं तोड़ के राजनीति कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं। 47 में कौन जिंदा रहेगा पता नहीं। 2047 वो सपना देख रहे हैं। आप बताइए, जनता को इस प्रकार गुमराह कर करके आप कब तक चुनाव जीतोगे? चुनाव जीतने ही मकसद है क्या आपका? खाली देश का फ्यूचर का सवाल नहीं है आपके दिमाग के अंदर। चुनाव जीतना एक बात हो सकती है, पर डेमोक्रेसी जिंदा रखना, मजबूत करना भी तो आपका फर्ज होना चाहिए, जो आप निभाने की बजाय कमजोर कर रहे हो डेमोक्रेसी को। ये मेरा मानना है। तो इंदिरा गांधी को लेकर आपने जो बयान दिया, उस पर नई डिबेट हुई है। भाजपा ने कई नेता इस पर बोले हैं, घनश्याम तिवारी बोले हैं, घनश्याम तिवारी जिनको आप कभी कांग्रेस में लेके आए थे, वो आपका काउंटर कर रहे हैं। देखिए, जितने लोग बोल रहे हैं ना, ये खुद नहीं बोल रहे हैं, इनको बुलवाया जा रहा है ऊपर से। आरएसएस वाले बोलो, चाहे कि नेता बोलो, आपको ये स्टेटमेंट देना, आपको देना, आपको देना। कई बार लिखित में जो आता है, जो छपता है ना, वो लैंग्वेज भी होती नहीं है। इनमें के अच्छे लोग हैं जो लैंग्वेज में जानता हूँ कि लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज बदली जाती है, समझ जाते हैं भाई ये तो ऊपर से लिख के आया है, इतने दे रहे हैं स्टेटमेंट। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैंने क्या कहा, जो कानून की बात मैंने कही, पूरे देश में डिस्कशन हो रहा है, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में डिस्कशन होता रहना चाहिए, उसी से राष्ट्रीय डिबेट बनती है, और डिबेट में कुछ बातें निकल के आती है। मैंने क्या कहा, ये मेरे पास कानून क्या कहता, संविधान क्या कहता है। आप भी संविधान की बात करते हो, राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान की रक्षा करो, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। ये देख लीजिए आप, आपके तो सब लगे हुए कैमरे हैं। आपने एक बार कार में फोटो लेकर के न्यूज बना दी मेरी दिल्ली में, तो इसलिए आप तो आप ही हो। आप बता दी मुझे कि ये जो है, ये कानून क्या कहता, देखिए धारा 123(3) आरपीए 1951 में उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा धर्म, जाति, धार्मिक प्रतीकों के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित है। साफ है। चुनाव शून्य घोषित हो जाता है, वोट हो जाता है, और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। ये है नंबर 1। धारा 123(3)(a) है आरपीए 1951 की। चुनाव के दौरान विभिन्न समुदायों के बीच धर्म के आधार पर नफरत या शत्रुता बढ़ाना, यह भी भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जो चुनाव रद्द होने का ठोस आधार है। चुनाव रद्द होने का ठोस आधार है। नंबर 3, धारा 229(a) ब्रैकेट में 5 आरपीए 1951, राजनीतिक दल के पंजीकरण के समय दल को धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म की शपथ लेना अनिवार्य है। इसके बिना कोई नई पार्टी पंजीकरण नहीं हो सकती। ये बात अलग है कि ये 2005 में आया था ईसीआई का, भारत निर्वाचन आयोग का 2005 का दिशा निर्देश है। उसके पहले जो हो चुकी है उसको नहीं छेड़ रहे, जिसमें आपके अकाली दल भी है, AIMIM है और AIML है। ये 3 पार्टियां जो पहले धर्म के नाम पे बनी हुई, अब कोई नहीं बन सकती है। ये कानून कहते हैं। तो मैंने कानून की बात करी है। और आप देखिए, फैसले देखिए आप 1955 के अंदर 1995 के अंदर चुनाव को शिवसेना उम्मीदवार के पक्ष में सीधे तौर पर कट्टर धार्मिक भाषण देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक सजा सुनाई और चुनाव रद्द कर दिया। उस वक्त में चुनाव रद्द कर दिया था।
और 6 साल में प्रतिबंध लगा दिया। चुनाव जीता हुआ था वो, चुनाव अदालत द्वारा चुनाव रद्द कर दिया गया और मताधिकार चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी 6 साल तक। ठीक है। 95 में एक और केस हुआ डॉक्टर दास राव देशमुख का, नांदेड़ का। लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार की सहमति से रैलियों और वाहनों पर धार्मिक नारे व सांप्रदायिक पोस्टर लगाने को भ्रष्ट आचरण माना गया हाईकोर्ट ने, और चुनाव जीता रद्द कर दिया। भी चुनाव रद्द किया पार्लियामेंट का, बताइए। नंबर 3 95 का ही है, ये भी मनोज जोशी का है। ये भी चुनाव जीता हुआ था, वो रद्द किया, पर इनको रिलीफ मिल गई सुप्रीम कोर्ट से कोई टेक्निकल पॉइंट पर, वो अलग बात है। बेवरेज शेखावत जो मैंने कल जिक्र किया था 95-96 के अंदर, ये याचिका खारिज कर दी गई बाद में सुप्रीम कोर्ट में, पर ये केस फंस गए हाईकोर्ट के अंदर। केस चला चुनाव रैलियों में राम मंदिर और लक्ष्मी जी की प्रतीक का जिक्र करने में। भैरू सिंह शेखावत साहब ने चुनाव की रैलियों में राम मंदिर और लक्ष्मी जी के प्रतीक का जिक्र करने का उन पर आरोप लगा। कोर्ट ने साक्ष्यों की कमी के कारण, आप जानते हो कि मुख्यमंत्री बन गए थे ये, इस 93 का चुनाव था ये, 95-96 में केस हुआ, और क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो आप समझ सकते हो कि साक्ष्य कहाँ मिलेंगे, तो जानते ही बात को। तो साक्ष्य के अभाव में बाद में कमी के कारण उनको उन्होंने खारिज कर दिया, वरना ये भी फंसे हुए थे। अमित शाह जी 2014 के अंदर मुजफ्फरपुर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी की रैलियों में कथित तौर पर अपमान का बदला वोट से लेने, अपमान का बदला वोट से लेने का उन्होंने खाली जैसी बातें कहने पर भी समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने का दोषी माना गया इनको, और चुनाव आयोग द्वारा प्रचार पे रोक लगा दी इनके ऊपर। आप प्रचार नहीं कर सकते फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर मतलब उस चुनाव के अंदर रोक लग गई इनके ऊपर। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी है, मेरठ की रैली में विपक्ष पर हमला बोलते हुए अली और बजरंग बली वाली विवादित धार्मिक टिप्पणी की थी, जिसे आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन माना गया और 3 दिन तक देशव्यापी बैन कर दिया कैंपेन पर, पूरे देशव्यापी, क्योंकि चुनाव पार्लियामेंट का था। 3 दिन तक, 3 दिन तो एक संकेत है, पर बहुत बड़ा एक प्रकार पनिशमेंट है, मैसेज है। मायावती जी ने भी 19 के अंदर देवबंद की एक सहारनपुर की एक सेव रैली में मंच से मुस्लिम मतदाताओं से अपना वोट न बंटने देने और एक मुश्त वोट देने की खुली धार्मिक अपील की था। बताइए, इतने सब काम लेने से ही कि आपके वोट बंटना नहीं चाहिए, इसका मतलब आपका सेंस जो है वो धार्मिक भावना भड़काने का, धार्मिक वोट मांगने का, धार्मिक आधार पर, उसको देखिए आप 48 घंटे तक उनके ऊपर बैन लगा दी पूरे देश भर में कैंपेन करने का। ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि मैंने कहा, सोच समझ के कहा कि आज आप बताइए, बीजेपी जो है अपना आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और हो सकता हो क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने कारगुजारियां करी है देश के अंदर, तो कोई बहुत बड़ी बात है। धन इकट्ठा इतना हो गया कि वो खर्च कहाँ करे। हमारे तो अकाउंट भी रुका दिए बैंकों में, ब्लॉक करवा दिए कांग्रेस के, और खुद वो आपके बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड धमका करके पैसा लेना, बॉन्ड आए तो ईडी का वापस नोटिस, वापस विड्रॉ हो जाना। जो तमाशा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अधूरा था वो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये बॉन्ड है, बैन कर दिया बॉन्ड को। अरे ये करना चाहिए, साथ में जो पैसा इकट्ठा हुआ, चाहे वो किसी पार्टी के पास हुआ, कम ज्यादा हुआ है, वो तमाम पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाओ। असली फैसला वो होता, वो तो हुआ नहीं है। फैसला इतना ही हुआ कि भाई ये संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है, बैन कर दिया आगे के लिए। उससे क्या मतलब हुआ? इतना धन इकट्ठा कर ले लोगों ने, वो धन जो है वो तो
लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, बराबर का फील्ड कहाँ हुआ? बीजेपी और इनकी बाकी पार्टियों के बीच में बराबरी का मैदान तो है नहीं खेलने का। कहाँ पता ही फिर क्या होगा? वो स्थिति में ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, एक तरफा तानाशाही प्रवृत्ति इनकी है। अरे जब मुकदमा दर्ज कर रहे हो आप, कोई खड्डे के ऊपर धरना दे रहा है, पानी पे मांग कर रहा है, बिजली की मांग कर रहा है, 144 लगा रहे हो, पुलिस मुकदमा दर्ज करवा रहे हो, ये तो राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कितने पत्रकार, साहित्यकार, लेखक के खिलाफ लिखा, वो जेल में बैठे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे उनको, ऐसी धारा लगा देते लोग। तो कहाँ डेमोक्रेसी रह पा रही है यहाँ पर? इसलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता होती, ये कानून मैंने पढ़ के सुना आपको, ये मैं जानता हूं, इंदिरा गांधी बड़े नेता होती और ये हरकतें ये करते, तो बैन लगाने की मैंने बात कही थी कि इनके बैन लग जाता। वो क्या लग जाता? कानून से लग जाता, इलेक्शन कमीशन लगा देता इनके ऊपर। अब तो इलेक्शन कमीशन के मिली भगत इनकी, उनका एजेंट बन गया वो, तो किसको कहे? मैंने बताया था इंदिरा गांधी इतनी मजबूत नेता थी, जिसे बांग्लादेश आजाद करवा दिया, छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के, साथ में बेड़ी परवाह नहीं करी, अमेरिका के बेड़ा रवाना हो गया था वहां से। और आज क्या हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे किसी पार्टी के है तो हमारे प्रधानमंत्री, क्या क्या बोल रहे ट्रम्प साहब, क्या बेइज्जती कर रहे हमारे देश की, अभी तक किए जा रहे हैं। कल पर समझौता हुआ, हिंदुस्तान को इतला नहीं करी उन्होंने, पूरे मुल्कों को इतला करी। क्या हो रहा? वो तो वहां के प्रधानमंत्री को पता नहीं हो, राष्ट्रपति को क्या हो गया भगवान जाने। कोई जमाने में कैंपेन में गए थे प्रधानमंत्री, तो अगली सरकार ट्रम्प सरकार। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने जो गलतियां बड़ी बड़ी करी, उसमें 2 गलतियां तो मैं कह सकता हूं, अगली सरकार ट्रम्प सरकार, और नंबर 2 अभी इजराइल गए जो, उसके 2 दिन बाद में युद्ध शुरू हो गया, वो बहुत बड़ी गलती करी। इतना तो ध्यान होना चाहिए, या इतना इजराइल को उनको देना चाहिए विश्वास के अंदर। तो आप सोच सकते हो, आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हो और युद्ध शुरू करे तो दुनिया में क्या मैसेज आएगा? तो कहने का मतलब कि जो स्थिति बन रही देश में, और ये पार्टी अगर रहेगी तो ये तो चाइना की तरफ ले जाएंगे देश को। ये चुनाव तो नाम के होंगे, ये तो खुद कह चुके हैं प्रधानमंत्री, क्या आप अमित शाह जी कह चुके हैं अगले 50 साल में राज करेंगे। तो आप भविष्य वक्ता हो क्या? भविष्य वक्ता हो आप? 50 साल राज करेंगे? अरे भाई, जनता जीताएगी तो आप कोई पार्टी राज करे अलग बात है, पर आप, क्योंकि आपके दिमाग में तानाशाही प्रवृत्ति है, आपका विश्वास लोकतंत्र में है नहीं, इसलिए आप इस पर बातें कर रहे हो, और वही आपकी चाल ढाल दिख रही है, साम दाम दंड भेद, उसके आधार पर आप राज कर रहे हो। ये मेरा कहना। सर, बीजेपी कह रही है कि नीट का एग्जाम है, थोड़े दिनों में राहुल गांधी भी आ रहे हैं, हजारों बच्चे इकट्ठा होंगे, उनके एग्जाम में तैयारी में डिस्टर्बेंस होगा, ऐसा बीजेपी आरोप है। और टेलीग्राम की जो ऐप है वो भी, टेलीग्राम का जो ऐप है ना सर, टेलीग्राम का, उसको भी रोक दिया है इन परीक्षाओं को, और पोर्टल भी लगे आपकी सरकार ने 19 पेपर। खाली टेलीग्राम के रोका, और भी कई चैनल है। अगर सरकार ने रोका एक को, तो उसको क्यों रोका? तो फिर एक फैसला तो कॉमन सबके लिए होना चाहिए। सरकार ने 19 पेपर लीक हुए हैं। पर आप बताइए मुझे, आपके पत्रकार एक मेरे से मिलना आए थे, उन्होंने कहा, और हमने डिस्कशन किया कि आजादी के बाद में पेपर लीक का जो सिलसिला चल रहा है, राजस्थान में भी हुए, गुजरात में हुए, यूपी में हुए, अनेकों राज्यों में हुए, तब मैंने चेताया था प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, भारत सरकार को, कृपा करके जो गैंग बन गई है देशव्यापी, सब जगह पेपर आउट हो रहे हैं, इन्होंने अपने जहाँ राज्य की सरकार है बीजेपी की, वहां की बात करने के बजाय केंद्रित कर दिया राजस्थान को, जानबूझ करके, जिससे कि इनकी नाकामियां जो है, काम तो कुछ कर नहीं रहे लोग, करप्शन भयंकर है ऊपर से नीचे तक, गवर्नेंस हो नहीं रही है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो भी है, पेमेंट हो नहीं रहे कोई डिपार्टमेंट के, सारे डिपार्टमेंट वाले रो रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट वाले, सारे ठेकेदार रो रहे हैं, पेंशन वाले के 6 महीने पेंशन नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है,
ऐसी स्थिति में राजस्थान चल रहा है। ध्यान भटकाने के लिए आपने एक मुद्दा पकड़ रखा है। आप कौन रोक रहा आपको? जिसने गलती की उसका आप सजा दो। तो आप तो 5 साल ही काम करते जाएंगे। वादा करे प्रधानमंत्री जी ने कर दी मेरे साथ में। जब मैंने कहा कि आप सरकार हमारी बनेगी, शानदार योजना है और ये सरकार बंद कर देगी बीजेपी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अशोक गहलोत ने कहा है, मैं वादा करता हूं प्रदेश वासियों से कोई स्कीम बंद नहीं होगी आपकी, और सारी स्कीम बंद कर दी। अब प्रधानमंत्री याद दिलाते हैं, वो कन्हैयालाल मर्डर याद दिलाते हैं, चाहे वो ERCP याद दिलाते हैं, और चाहे हमारी योजनाएं बंद कर रहे हैं वो याद दिलाते हैं। तो जवाब आता नहीं, ना अमित शाह जी देते ना मोदी जी देते। अब क्या करें? सरकार में अहम घमंड के आधार पर चला रहे हैं लोग अपने। ठीक है, ओके। तो ये जो यहाँ के जो मंत्री हैं राजस्थान के, उनको लेके भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। गजेंद्र खेमसर है, उन्होंने बीकानेर में गर्भवती महिला को लेकर बयान दिया था कि नाचती हुई आई थी, कैसे आई थी। केंद्रीय मंत्री बीजेपी दफ्तर आते हैं, लाइट चली जाती है, उसकी जांच होती है। तो एक तमाम देखिए, जब मैं कह रहा हूँ गवर्नेंस नाम की चीज नहीं राजस्थान के अंदर, जब ये स्थिति है तो ये सब बातें आप कह रहे हो, तो 2 बातें कही आपने। तो अनेकों बातें हैं जो इनके बारे में कही जा सकती है, कही जा सकती है। जिस प्रकार से मंत्री छापे भी डाल रहे हैं और एजेंट पकड़े जा रहे हैं उनके ही, मंत्री जी के ही, तो मंत्री जी कहते मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। मंत्री जी से पहले ही दिया था एक बार, इस्तीफा दिया ना एक बार, और वापस भी लिया। तो अभी करप्शन की बात को लेकर क्या, मैं अगर मेरी बात नहीं मानेगी मैं, तो ये हमारी करोड़ी मीणा जी की फितरत के अंदर है। जब से राजनीति उन्होंने करी है तब से ये अप्रोच ये बोलने यही रही है, ये इनके USP है। करोड़ी मीणा जी की USP यही है कि ये मतलब जो कटाक्ष करते हैं अपनी सरकारों पर, अपने मुख्यमंत्री पर, वादा करते हैं पब्लिक से मैं फला स्टेप उठा सकता हूँ, ये वो करते रहते हैं। तो ये उनको तो क्या बात। और बाकी मंत्रियों की तो आप क्या बात करें, मंत्रियों के फोन नहीं उठाते उनके सेक्रेटरी। आप मेरे मुंह से क्यों करवा रहे हो? मंत्री फोन कर दे अपने डिपार्टमेंट के, डिप्टी CM ले के लोग फोन कर दे तो डिपार्टमेंट के मंत्री जो है सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट का जो HOD है, फोन तो नहीं उठाते हैं। वो मंत्री खुद ही कहते हैं हमारे फोन नहीं उठाते, क्या आपकी मदद करें? कोई मिलने जाता कार्यकर्ता, भाई आप टेलीफोन कर दें। ये फोन उठाते नहीं तो मैं क्या फोन करूं? ये तो स्थिति सरकार की। ओके सर TMC की टूट के बाद देश में ये चर्चा तेज पर है, अब उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी जाएगी, क्या परिसीमन बिल दोबारा लाया जाएगा? तो संख्या बल है 2 का 360 का पूरा मैं कह रहा था इंदिरा गांधी होती तो इनमें बैन लगा देती, क्यों कहा मैंने? फिर ये सब आपके क्वेश्चन के आंसर उसमें आता है। जो हालात बन गए ना उनको समझो। मैं तो मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, अब मेरी बात को कोई विश्वास करे नहीं करे तो आप जानते हो, तो पब्लिक पर है और लोगों पर है। पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जो हरकतें हो रही है, पार्टी टूट रही है। आप बताइए, काट के पत्तों की तरह बिखर गई TMC। किसी ने सपना देखा था क्या कि TMC चुनाव हारते ही ऐसी स्थिति बन जाएगी? इसके मतलब कितना भय, आतंक है बंगाल के अंदर इनका, कितना आतंक भय है। मारपीट हो रही है, सब कुछ हो रहा वहां पर। यही बात आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। बार बार मैं क्या कहूँ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ यार, और राज्यों में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, सब जानते हैं। तो ये जो इनकी हरकतें हैं, इनको नहीं रोका गया तो आने वाला फ्यूचर वर्तमान पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा होगा, ये खतरा देश में है। इसलिए मैंने कहा इंदिरा गांधी जैसे महान नेता होते, मैंने एक संकेत दिया इंदिरा गांधी का। इतनी मजबूत नेता थी और ये हरकतें की चलती कि इस पार्टी की, तो ऐसी पार्टी बैन लग जाता, ये मैंने कहा। अब उस पर बहस अगर पूरे देश में हुई है, जो आप लोग कह रहे हो, या बीजेपी के नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम मेरी बात को उन्होंने गंभीरता से लिया। क्योंकि
दुखती रग पे हाथ रख दो ना, ज्यादा तकलीफ होती है आदमी को। तो ये पॉइंट वो था जिसपे वो जानते हैं कि हमारी हरकतें ऐसी है देश के अंदर, और ये ऐसा इंदिरा गांधी नाम ले लिया है कि जनता में मैसेज चला जाएगा कि भाई ये बात क्यों बोली अशोक गहलोत ने। गांव गांव में चर्चा होगी इसकी, हम डैमेज होंगे हमारी हरकतों से। दुखी तो सब है ना, गांव वाले, कस्बे वाले, काम किसी को हो नहीं रहे हैं, मुंह में दर्द हो रहे हैं, पुलिस थाने में जाओ तो सुनने होती नहीं है, रेप केस जाओ कि जाके समझौता कर लो आपस के अंदर, रेपी से आप पैसा खा लो और को समझौता कर लो, बेचारे गांव के गरीब आदमी कहां जाके बात करें। ऐसी हरकतें पूरे राजस्थान में चल रही है, बहुत स्थिति खराब है, पूरे देश की स्थिति खराब है। इसलिए मैंने कहा अगर इंदिरा गांधी होती, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सोच समझ के, तो बीजेपी पे और आरएसएस की हरकतों पर जो पीछ पे ले गए देश को, ये धर्म के नाम पर वोट देते हैं और चुनाव जीतते हैं, तो ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र तो बन चुका देश, खाली फॉर्मल डिक्लेयर करना बाकी है देश के अंदर। हिंदू राष्ट्र को फॉर्मल डिक्लेयर बाकी रह गया है, बाकी हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है। अब बाकी धर्मों को तो दबा दिया आपने, कभी माइनॉरिटी को दबाओगे आप, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो, फिर आप और माइनॉरिटी वाले दूसरे लोग हैं, वो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। ईसाई में तो अभी कहाँ पे काम वो हमले हुए थे ना, यहाँ पे चर्चों में। आप बताइए चर्चों पे, इनके क्रिसमस पे पहली बार मैंने देखा राजस्थान के अंदर या हिंदुस्तान में जहां भी हुआ, गुंडागर्दी हो गई वहां पर क्रिसमस के दिनों के अंदर भी। ऐसा पहले कभी देखा नहीं मैंने। इनके और से बढ़ते रहेंगे ना, अभी मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, फिर सिख माइनॉरिटी बन रही कभी इनके, ये कुछ भी कर सकते हैं। जैन और फारसी आप समझते हो तो कभी खुद ही समझ जाएंगे भाई क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब स्थिति जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं कि इस पार्टी पे और आरएस पे बैन लगाया, बैन खुला दिए। आज आरएसएस यहां तक आई, मैं फिर कहूंगा कांग्रेस की जो अप्रोच थी सॉफ्ट, उसके कारण ये 100 साल निकाल दिए इन्होंने। इनकी जो हरकतें हैं उस ढंग से अगर कांग्रेस बिहेव करती इनके साथ में, बीजेपी आरएसएस के साथ में, तो ना तो बीजेपी पनपती थी और ना ये पनपती, मैं कह सकता हूं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।